पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, राहुल गांधी कल से बिहार में होंगे, मतलब तारीख 17 अगस्त, और वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है वोट चोरी के आरोपों के बीच। देखिए, वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां, तेजस्वी यादव भी लगातार मुखर हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके बाद चुनाव आयोग भी कटघरे में है। अब एक एक वोटर को बताना होगा कि आपने नाम कैसे काटा। तो देखिए, जब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, करीब 16-17 दिनों तक वह बिहार में रहेंगे। 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संयुक्त विपक्ष की महारैली होगी और उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि गांधी मैदान भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। लालू यादव की रैलियों के बाद हमने कभी गांधी मैदान को भरते हुए नहीं देखा है। तो राहुल गांधी की यह यात्रा, भाजपा आक्रामक है। भाजपा कह रही है राहुल गांधी दलित विरोधी हैं, राहुल गांधी बिहार में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों को वोटों का अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल रणनीतिक तरीके से सासाराम को चुना है शुरुआत के लिए। सासाराम को क्यों चुना, यह हम और आप समझते हैं। सासाराम का चुनाव नतीजा 2024 का, आपको याद होगा मीरा कुमार आज पश्चाताप कर रही होंगी कि मैंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। मनोज कुमार बिल्कुल नए नए बसपा से आए थे, उम्मीदवार बने थे, आरोप भी लगा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड किया और वहां सफलता मिली। और सिर्फ सासाराम में सफलता नहीं मिली, बक्सर में सफलता मिली, काराकाट में सफलता मिली, आरा में सफलता मिली, औरंगाबाद में सफलता मिली। तो रास्ते वही चुने हैं। और देखिए, राहुल गांधी कुतुंबा भी जा रहे हैं। राजेश राम के विधानसभा क्षेत्र में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उनके चेहरे हैं बिहार की राजनीति में। और बिहार में कांग्रेस को दलित वोट बैंक में राम का जो वोट बैंक है उसे साधना है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी हम यह देख रहे हैं कि जो दिखना चाहिए था, अभी देखिए रैली की शुरुआत में 16 घंटे बचे हैं, जो दिखना चाहिए था वैसा शोर अभी बिहार में किसी स्थान पर नहीं दिख रहा है। सासाराम में कल भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन पूरे बिहार में चर्चा शुरू नहीं हुई। पता नहीं कांग्रेस के इकोसिस्टम में कमजोरी है या आरजेडी का जो इकोसिस्टम है अपनी बातों को बहुत तेज पहुंचा देता है, उसने भी कुछ कम दिलचस्पी ली है मुझे लग रहा है। कल के बाद क्या करेंगे मुझे पता नहीं। और पता नहीं किस तरीके का मीडिया मैनेजमेंट है। कहीं बीजेपी काउंटर के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस आक्रामक नहीं दिख रही, जबकि उसके सबसे बड़े नेता आ रहे हैं। हम इधर के दिनों में अखबारों का विज्ञापन देख रहे हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो मुझे याद है, नहीं लोकसभा चुनाव या उसके पहले के चुनाव में जब कोई भी चुनाव हो रहा था तो राजस्थान सरकार का विज्ञापन बिहार के अखबारों में छप रहा था जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के अखबारों को लाभान्वित करना था, तो कांग्रेस की सरकार जहां दूसरी जगह थी। अभी तेलंगाना सरकार का विज्ञापन छप रहा है, तो कांग्रेस किसी भी तरीके से। लेकिन वो कि राहुल गांधी आ रहे, हाँ, सी वोटर का सर्वे जरूर आया है जिसमें यह बात कही गई है कि वोट चोरी का जो आरोप है या जो एसआईआर का जो मुद्दा है वह 60% मतदाताओं के बीच पहुंच चुका है। तो हमें और आपको इस बात का स्मरण रखना होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर। लेकिन दूसरी बात यह भी समझने की है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी की फ्री बीज की स्कीम लोगों तक पहुंच रही है, बैंकों में पैसे पहुंच रहे हैं, लोगों का मन मिजाज फिर से बदलता दिख रहा है ना। ठीक ही है, नीतीश से बाबा ठीक है। तो इन दोनों एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए आज हम लोग बातचीत शुरू करें, क्योंकि गांधी परिवार से कोई पहला व्यक्ति राहुल गांधी बिहार में 16-17 दिनों की। तो तेजस्वी यादव साथ होंगे। तेजस्वी यादव साथ होने के बाद भी मुख्यमंत्री के लिए घोषित किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, यह भी देखने की बात होगी। पप्पू यादव की भूमिका क्या होती है वह भी देखने की बात होगी। कन्हैया कुमार को कितना स्पेस मिलता है यह भी देखने की बात होगी। तो बिहार अगले 15, 16, 17 दिनों तक राहुल गांधी के कारण जाना जाएगा, पूरे देश की निगाह रहेगी। अजीत जी।
देखिए ज्ञानेश्वर जी, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, आपको ध्यान होगा उनकी पदयात्रा काफी सफल रही, एक कई मायनों में जी। सफल रही। उनको एक हम्म। बतौर लीडर इस्टेब्लिश करने में या साउथ के स्टेट्स में कांग्रेस को मजबूत करने में, क्योंकि उसके बाद दो चुनाव हुए और दोनों चुनाव कांग्रेस जीती है वहां कर्नाटक में और तेलंगाना में। उस जी। यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी सिर्फ छू करके निकले थे बिहार को, सीमांचल के इलाके से वो निकले थे और एक दो इलाकों हम्म। से घूम करके उनकी पदयात्रा निकल गई थी। जी। तो और दूसरी बार भी जब यात्रा की है तब भी कोई बहुत एक्सटेंसिव उनकी यात्रा बिहार में नहीं आई, उनकी यात्रा दूसरी हम्म। बार भी ऐसे ही निकल गई। तो हम्म। उसके उसका असर तो दिखा लोगों को, कांग्रेस को दिखा। तभी एक हम्म। प्लान किया गया कि एक यात्रा निकाली जाए, राहुल गांधी की चुनाव है बिहार में, और इसके बाद जी। दूसरे कई राज्यों के चुनाव हैं जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम्म। अगर यात्रा करते हैं राहुल गांधी तो उसका असर होगा। हम्म। दूसरी बात क्या है, इसलिए ये इस यात्रा की प्लानिंग इसलिए हुई, बिहार से हुई। देखिए बिहार तो कहीं था ही नहीं कांग्रेस पार्टी के स्कीम ऑफ थिंग्स में। खास तौर बिल्कुल। से वोट चोरी की जो बातें थी वो तो राहुल गांधी हरियाणा में और महाराष्ट्र में लगा महाराष्ट्र में। रहे थे। जी, सबसे बिल्कुल। पहले उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का इल्जाम लगाया कि भाई आखिरी घंटे में इतने लाख वोट पड़ गए, कैसे पड़ गए, वोटिंग परसेंटेज इतना कैसे बढ़ गया रात में या अगले दिन। तो वोट चोरी हम्म। का आरोप उन्होंने लगाया महाराष्ट्र में। उसके साथ जी। फिर जोड़ा हरियाणा को। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा को लेकर के, और हम्म। पदयात्रा करेंगे बिहार में वो। तो बिल्कुल। ये जो यात्रा पूरा करेंगे, पद यात्रा नहीं, ये यात्रा करेंगे। पदयात्रा नहीं, यात्रा, हाँ वही, और हाँ। यात्रा करेंगे बिहार में। तो जी। ये जो पूरा पूरा उनका उनके अलायंस पार्टनर भी और कांग्रेस के लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं कि जब एसआईआर चल रहा था तो आप महादेवपुरा कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अब यात्रा करने बिहार जा रहे हैं। लेकिन जी। ये इसलिए किया गया क्योंकि पिछली दो यात्राओं का इंपैक्ट कांग्रेस को अच्छा मिला है, उसका उसका अच्छा असर हुआ है। तो ये तय हम्म। हुआ कि बिहार में चुनाव है तो वहां से किया जाए, तो इसलिए एक वो यात्रा के लिए चुना गया। दूसरा, इस यात्रा को बूस्ट मिलने की उम्मीद इस वजह से भी है क्योंकि इस साल 5 बार राहुल गांधी बिहार गए और हर बिल्कुल। बार उनकी हर यात्रा काफी कामयाब रही है। जी। आरजेडी के समर्थन के बगैर, आरजेडी को नहीं उन्होंने साथ लिया, लेकिन चाहे हम्म। जगलाल चौधरी की जयंती का कार्यक्रम हो, अंबेडकर छात्रावास का कार्यक्रम हो, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा हो, इन यात्राओं में, इन सारे कार्यक्रमों में उनको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। भीड़ और जुटी बिहार की पटना सड़कों पर लड़ते झगड़ते भी दिखे विपक्ष के नेता दिखे। की तरह। हाँ, बिल्कुल अम्बेडकर छात्रावास में जाना था तो पहुंच बिल्कुल ही गए। पहुंच गए, पहुंच ही हाँ गए। हाँ। वो बाउंड्री दीवार, वो दरवाजा किसी तरह से खोल करके वो पहुंचे वहां। जी। और बाद में हम्म। जब 9 जुलाई की जो चक्का जाम की यात्रा हुई उसमें उसमें तेजस्वी यादव भी आए, तो वो भी प्रॉपर एक पटना की सड़कों पर एक बिल्कुल। शक्ति प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का और विपक्ष का। तो ये लग रहा है कि ये एक अच्छा मौका है, चुनाव है, चुनाव के समय सबको पता है कि जनता जागृत रहती है। ऐसे बिहार हम्म। की जनता हमेशा जागृत ही रहती है, इनलाइटेंड लोग हैं पॉलिटिकली, लेकिन ये चुनाव के समय ज्यादा जागरूकता रहती है तो उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम्म। बिहार को चुना। और राहुल गांधी के की लीडरशिप में एक तीसरा कारण यह भी है जो कांग्रेस के लोगों ने बताया अनौपचारिक बातचीत में, कांग्रेस के नेताओं ने, कि राहुल गांधी का चेहरा अब कांग्रेस ये मान रही है कि दलितों में, पिछड़ों में, वंचितों में, अल्पसंख्यकों में एक लीडर के तौर पर स्टैब्लिश हो गया है। बिल्कुल। वो ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंट्रास्ट में एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्वीकार कर रहा है। तो जी। ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से ऐसी प्लानिंग हुई कि राहुल गांधी को बिहार में घुमाया जाए। एक ये भी हम्म। उम्मीद है कांग्रेस के नेताओं को कि बिहार में सरकार बन सकती है झारखंड की तरह, जिसमें हम्म। कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होगी सरकार बनवाने में। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा कांग्रेस को पश्चिम बंगाल और असम में। तो हम्म। इस वजह से ये यात्रा प्लान की गई है। और आपने ठीक कहा कि अगले 2 हफ्ते पूरे देश की नजर राहुल गांधी की यात्रा पर रहेगी। राहुल गांधी बिहार में रुकेंगे, रात में रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे, रास्ते में लोगों से मिलेंगे, उनके भाषण होंगे, 2-2 3-3 सभाएं और होंगी, कहीं नुक्कड़ होटल और सभाएं सर्किट हाउस करेंगे में वो। नहीं रुक रहे हैं, कहीं होटल सर्किट हाउस में नहीं रुक रहे हैं, खुले मैदान में रुक रहे हैं जहां उनकी व्यवस्था होगी। बिल्कुल तो उनकी व्यवस्था व्यवस्था भी होगी। ऐसी की गई कि शानो शौकत से दूर है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहीं भी रुक हाँ, जा रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी भी रुक रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते भी है कि इस यात्रा को डिजाइन तो कभी नहीं किया था जो भारत जोड़ो यात्रा थी। बिल्कुल। तो उसी यात्रा के डिजाइन पर ही उस समय भी कंटेनर में रुकते थे, राहुल गांधी का कंटेनर जी। चलता था, उसी में उनके रहने की व्यवस्था थी, उसमें रुकते थे वो। लोगों हम्म। से मिलना जुलना होगा, 2-3 सभाएं नुक्कड़ सभा टाइप से वो करेंगे, कई ब्रेक्स होने हैं प्रोग्राम उनका जो हम लोगों ने देखा। तो इम्पैक्ट हम्म। तो वो बना देंगे, चर्चा तो हो जाएगी। देखिए आज क्या है, जो मीडिया का स्पेस आप कितना लेते हैं, सोशल मीडिया का स्पेस आप कितना लेते हैं। तो हम्म। तमाम अपोजिशन की पार्टी इस मामले में मात खा रही है, आरजेडी फिर भी ठीक है, मैक्सिमम स्पेस प्रशांत किशोर को मिल रहा है।
राहुल गांधी अगर यात्रा करेंगे, बिहार में उनकी यात्रा होगी, उनके भाषण होंगे, वो अटैक करेंगे चुनाव आयोग को और सरकार को, तो स्पेस मिलेगा। ये अपने आप में चुनाव के 2-3 महीने पहले अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि आपको इस मीडिया का स्पेस मिल रहा है, आपको एक प्लेयर के तौर पर बिहार में एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब इसके बाद दूसरा पहलू, जो इस यात्रा का दूसरा पहलू है, वो वोट चोरी का मामला है। जो 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 ये सी वोटर का है कि 7% लोगों तक अगर उसका इम्पैक्ट पहुंच रहा है, लोग उसको फील कर रहे हैं कि एक मुद्दा है, तो ये बड़ा फिगर है। क्योंकि चुनाव तो पिछली बार तो लगभग बराबरी का ही चुनाव हो गया था, बहुत कम वोटों का अंतर था दोनों के बीच में। और अभी भी चुनाव वोट परसेंटेज में 2-4% का ही ऊपर नीचे होगा, तमाम बड़ा सामाजिक समीकरण होने के बावजूद अभी जो स्थिति है सत्तारूढ़ गठबंधन की, उसमें उनको कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। अगर इसकी वजह से नए वर्ग को आप इंपैक्ट कर देते हैं, नए वर्ग को हम करें, पुराने वर्ग को नहीं, देखिए जो मुस्लिम यादव का वोट है हम उसको नहीं कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा समाज है जिसके बीच में ये मैसेज पहुंचा है, जो लोकसभा चुनाव में पहुंचा था कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर उस तरह से ये मैसेज पहुंच जाता है ज्ञानेश्वर जी कि इससे सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से नाम कट सकता है, जो घर मिलता है, जो शौचालय का पैसा आया, या इस तरह की जितनी स्कीम से अनाज का पैसा आता है, किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, इन तमाम योजनाओं से नाम कट जाएगा। अगर हमारा इस योजना, इस SIR की वजह से अगर ये मैसेज पहुंच जाता है, तो ये बड़ा भारी नुकसान होगा एनडीए का, ये बड़ा गेन हो सकता है इंडिया ब्लॉक को, जो अपोजिशन का गठबंधन है उसको। तो ये कोशिश भी होगी पहुंचाने की, हालांकि ये बात कही नहीं जा रही है, इसका मैसेज बहुत सटल तरीके से, बारीक तरीके से लोगों को दिया जा रहा है ताकि लोग समझें इस बात को। तो अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा इंपैक्ट बना देते हैं राहुल गांधी, तो फिर वो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा इंडिया ब्लॉक। इसमें अब SIR पर डिटेल और हम लोग आगे चर्चा करें, पहले कई बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसकी रोशनी में 2-3 बातें और हैं जो हम लोग को करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक खतरा हमको ये दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी, की अपोजिशन के अंदर कहीं और दरार न हो जाए। मतलब कांग्रेस को अगर बहुत रिस्पांस मिलता है, राहुल गांधी अगर बहुत रिस्पांस पाते हैं और जोश आता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, तो ऐसा ना हो कि इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट बंटवारा और अटके। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए और प्रेशर बनाए कि भाई हमको ज्यादा सीटें चाहिए। इसी बात का अंदेशा मैं बता रहा था अजीत जी। देखिए कि राहुल गांधी आ रहे हैं, विपक्ष के सर्वोच्च नेता आ रहे हैं, और आरजेडी के पास एक इकोसिस्टम है, और आज की तारीख में असली लड़ाई 2014 के वक्त से ही सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। आप बिहार के पेजेस खोलिए, वहां आपको राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा और राहुल गांधी की यात्रा के वीडियो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के जो वीडियोज भी दिखाई पड़ रहे हैं, वह वोट अधिकार यात्रा से जुड़े हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। और उधर बीजेपी बिल्कुल अटैकिंग हो गई है। बीजेपी जगजीवन राम का स्मरण करा रही है, क्योंकि सासाराम से यात्रा शुरू हो रही है कि जगजीवन राम के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया था, और भीमराव अंबेडकर के चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया था। ठीक बात है। तो ये तो खैर बड़ा नैरेटिव है, देश के स्तर पर इसको बनाया जा रहा है। और हमने सुना कि वो जो लोक जनशक्ति पार्टी की MP हैं, युवा MP संभवी चौधरी ने भी अपने भाषण में पार्लियामेंट में भी कहा कि बाबू जगजीवन राम हमारे सबसे बड़े नेता थे, उनके साथ कांग्रेस ने क्या बर्ताव किया। तो ये एक बड़े नैरेटिव का पार्ट है। जगजीवन राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े नैरेटिव का पार्ट है। देखिए, जिस समय भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा कथ था आजादी के तुरंत बाद, उस समय कांग्रेस ने अंबेडकर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाबू जगजीवन राम को आगे बढ़ाया। अपने हाथ से लिखा हुआ जो मंत्रिमंडल की लिखी हुई सूची है जवाहरलाल नेहरू की, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी हैं और बाबू जगजीवन राम भी है। पहला मंत्रिमंडल जो भारत का बना था उसमें दोनों थे, और उनको न्यूट्रलाइज किया जाता था। और राम मनोहर लोहिया से लेकर के कई अनेक लोगों ने संस्मरण लिखा है कि एक समय ऐसा था जब बाबू जगजीवन राम ने नेहरू और अंबेडकर के बीच में पैचअप कराने की कोशिश की, जब अंबेडकर को निकाल दिया गया था, जब मंत्रिमंडल से हट गए थे वो। तो जगजीवन राम ने आगे जाकर के ये पंचायत कराई थी। उस समय दोनों बड़े नेता थे, बहुत बड़े जाइंट थे दोनों। और बाबू जगजीवन राम तो प्रधानमंत्री होना डिजर्व करते थे। और हमने कई बार आपसे बातचीत में कहा है कि इंदिरा गांधी कितना डरती थी, कितना घबराती थी। उनकी सारी कोशिश जनता दल की सरकार के समय यही थी कि अगर मोरारजी देसाई हटते हैं तो किसी तरह से जगजीवन राम न बने। जगजीवन राम को नहीं बना, कहीं जगजीवन राम को बना दिया गया एक बार, तो फिर उनको नहीं हटाया जा सकता था। ये इंदिरा गांधी ने अपने कई करीबी लोगों को कहा था, जो जिन लोगों ने अपने संस्मरण में लिखा है। तो इस बात का मुद्दा बनेगा तो ये निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखिए, ये बड़ा JDU BJP के सामने सबसे बड़ी चिंता ज्ञानेश्वर जी उस 5% चमार वोट को लेकर के है। राम वोट, जिसको हम लोग रविदास वोट कहते हैं, उस वोट को लेकर के है बिहार में। वो वोट RJD और कांग्रेस के साथ है। इसी के लिए अशोक राम को ले आया गया है
इसी के लिए बाबू जी जगजीवन राम का नैरेटिव बनाया जाएगा। तो ये स्थिति बीजेपी जेडीयू की तरफ से ये सारी कोशिश होगी। इसको काउंटर हम्म, करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही है। कांग्रेस का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई अपना सिस्टम नहीं है जिससे आप इसको काउंटर करें। आप इसको बिल्कुल अभी इसका माहौल कांग्रेस नहीं बना पा रही है। यात्रा जी का भी जो आप कह रहे हैं उस तरह का माहौल जिस तरह का बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। जबकि हम्म, राहुल गांधी ने खुद ही से अपने जो एक सैंडल पर कहा कि हम आ रहे हैं 17 तारीख से बिहार में, हम यात्रा करेंगे, ये सब वो कर रहे हैं, अपने खुद कर रहे हैं। उनका दिल्ली का जी इकोसिस्टम कर रहा है। पटना में हम्म, ग्राउंड लेवल पर इसकी तो कोई तैयारी हमको नहीं दिख रही है कि हम्म, घूमे हम। कृष्णा अलावरू और राजेश राम भी घूम रहे थे, हमने देखा कि वाराणसी में केसी वेणुगोपाल के साथ सबकी मीटिंग्स भी हुई। लेकिन जो एक माहौल सोशल मीडिया में नैरेटिव बनना चाहिए था, जैसे लगे कि बिहार इंतजार कर रहा है राहुल गांधी के आने का, बिल्कुल वो आए, बिल्कुल वो नहीं हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो जी असली चीज तो यही होती है, असली चीज तो ऑप्टिक्स का है ना, असली चीज चीज तो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की है कि आप क्या जी परफॉर्म करते हैं, आपका ऑप्टिक्स कैसा क्रिएट होता है। तो उस पर हम्म, कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है। अगर 4-5%, 6% लोग भी इसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो नतीजे बदल सकते हैं गैर। हम्म, तो इसके लिए इसको इस इशू को लेकर के जा रहे हैं, तो इसका मुद्दा बनना चाहिए था, जो नहीं बन रहा है। जी अब इसमें जो एसआईआर का जो मामला है, जो असल जो मुद्दा है, क्या उसी मुद्दे पर राहुल गांधी कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे करके ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का दिया हुआ ये नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, और ये नारा लगा करके, और वो हम्म, क्या इसी नारे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एसआईआर का बिल्कुल मुद्दा जो है, सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर आपकी यात्रा फोकस्ड होगी, या और भी बिहार के आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आप उठाएंगे? देखिए मेरी स्पष्ट मान्यता है, देखिए मैं बिहार का रहने वाला हूं, आप भी बिहार के रहने वाले हैं और कुछ तो समझते ही हैं, केवल वोट चोरी के मुद्दे पर आप बिहार को नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आपके सामने एक तीसरा शख्स है प्रशांत किशोर, जो आम आदमी के मुद्दे को लेकर सामने आ रहा है। और देखिए आज सुबह मुझे आरजेडी के एक नेता जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट कंफर्म है, उन्होंने भी बातचीत में स्वीकारा कि देखिए हकीकत ये है कि जिन लड़कों के पास मोबाइल है, चाहे वह जिस जाति का है, वह प्रशांत किशोर से प्रभावित होता दिख रहा है। और यह सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए भी है और एनडीए के लिए भी है। तो बिहार में सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको लड़ना होगा कि फैक्ट्रियां बिहार में क्यों नहीं लगती है, पलायन क्यों नहीं रुकता है, पेपर लीक क्यों होता है, इन तमाम मुद्दों पर आपको लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, देखिए हम इसलिए ये बात छेड़े शुरू किए जिस पर हम लोग को आना था कि आप जी बिहार में हैं। हम आपकी रिपोर्ट, सारी जो लाइव सिटीज की रिपोर्ट आ रही हैं हम देख रहे हैं, दूसरे जो चैनल्स हैं और भी दूसरे पेजेज हैं हम देख रहे हैं। एक स्वयं स्फूर्त जो आंदोलन होना चाहिए था एसआईआर को लेकर के, वो नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है नहीं बिहार में। दिखा, नहीं दिखा। और जी ये दिखना चाहिए ना असली चीज, जब अगर इतना बड़ा मुद्दा है ये, तो इस पर हम्म, आम आदमी को आंदोलित होना चाहिए था ना। आम आदमी को आगे आकर सवाल पूछना चाहिए था कि ये भाई एसआईआर ये है, बिल्कुल इससे नुकसान है हमको। तो वो नहीं हम्म, दिख रहा है कहीं हमको। और यहाँ हम्म, भी आप देखिए तो योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 लोग पेश किए कि भाई इनका नाम, ये लोग जीवित है, इनका नाम कट गया है। एक दिन हम्म, उन्होंने पेश किया, फिर एक दिन राहुल गांधी 7-8 लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय पी और कहा कि ये मरे हुए लोगों के साथ हमको चाय पी करके बहुत अच्छा लगा। हम्म, फिर बाकी लोग कहाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बाकी लोग तो भाई, अगर अगर 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं और हम हम्म, कह रहे हैं कि अगर उसमें 10% भी गड़बड़ी है, 5% भी हम्म, गड़बड़ी है, 5% का मतलब है 3.25 लाख लोग। जी तो कहाँ है वो 3.25 लाख लोग? 3.25 लाख हम्म, लोगों की तो बहुत बड़ी संख्या होती है। उतने लोगों का अगर नाम जेन्युइन वोटर है, 3.25 लाख आदमी का नाम कट जाए तो आंदोलन हो जाए, सड़क पर लोग उतर आए कि भाई हमारा नाम बिल्कुल कट गया। बिल्कुल कहीं तो नहीं। जो बिल्कुल हम लोग के जी भोजपुरी में एक शब्द चलता है कि कोई हर हर खर खर होना, वो नहीं सुनाई दे रहा है। कोई हर हम्म, हर खर खर जो होता है कि गांव में हो रहा हो, चर्चा हो रही हो, लोग बीएलओ को पकड़ रहे हो, या लोग अपने वार्ड काउंसलर को पकड़ रहे हो, लोग मुखिया सरपंच को पकड़ रहे हो, आपाधापी मची हो कि भाई हमारा नाम कट गया, जुड़वाइए। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। हम्म, ऐसा होता तो आज जितना सोशल मीडिया एक्टिव है, ऐसी सैकड़ों खबरें आ रही होती। जी तो वो नहीं होता, प्रतीकात्मक चीजें हम्म, हैं। अगर इतने ही लोगों को आप लेकर के, इतने लोगों का मुद्दा है, देखिए सिद्धांत रूप में ज्ञानेश्वर जी, हम आप इस बात से सहमत है। पहले दिन से हम लोग एसआईआर के उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम्म, सिद्धांत ये है कि एक व्यक्ति को भी उसको उसका वोट देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे एक नहीं क्या व्यक्ति ही क्यों, हम्म, एक भी व्यक्ति क्यों नहीं। उसी तरह का हम्म, ये सिद्धांत भी होना चाहिए है कि एक भी व्यक्ति नाजायज हो उसको वोट नहीं देना चाहिए।
एक भी बिल्कुल। व्यक्ति हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे मृत व्यक्ति हो, उसके नाम पर अगर कोई आदमी बोगस वोट करता है तो उसको भी रोका जाना चाहिए। ये एसआईआर का प्रोसेस इसीलिए है, और हम आज फिर दोहरा रहे हैं जो हम परसों कह रहे थे या उसके पहले कह रहे थे आपसे, जो संजय कुमार ने सीएसटीएस वाले ने किया है कि नाम कटने में कोई पैटर्न नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। हम इस पर एकदम सवाल उठा रहे हैं। जो राहुल गांधी ने अपने बिहार जाने के पहले एसआईआर को लेकर के और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का एक मामला लेकर के उन्होंने एक्स पर लिखा कि दलितों और पिछड़ों के नाम काट दिए जा रहे हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि दलितों और पिछड़ों के नाम काटे गए, बिल्कुल चुन करके काटे गए हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं है। देखिए, उस एक दिन और हम लोगों ने कहा था कि अगर 32% आबादी यादव मुसलमान की है तो 32% उसका वोट कटेगा। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो, 31% हो, 33% हो, लेकिन वो कटेगा। उसको आप इशू अगर बनाते हैं तो बिल्कुल अलग बात है। जमीन पर ये इशू नहीं दिख रहा है, इसलिए हाँ, हाँ। ये ठीक है। जमीन पर दिखता है अजीत जी, बिहार के गांव में मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और हाँ, मिक्स पॉपुलेशन। कई ऐसे गांव हैं, बड़े गांव हैं, जहां सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं। आप एक उदाहरण लेकर के सामने आइए कि भाई ये मिक्स पॉपुलेशन है, यहाँ के जो मुसलमान थे, यहाँ के यादव थे या पिछड़ी जातियों के ये लोग थे, इनके नाम काट दिए गए, और ये सवर्ण है, उनके नाम रहने दिए गए। यदि एक उदाहरण लेकर के आप सामने चले आ गए होते तो यह आंदोलन बिहार में घर घर पहुंच जाता और बीएलओ की पिटाई होने लगती। होती अगर लोगों के, देखिए जैसे हम आपको उस दिन भी कह रहे थे कि हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम मोतिहारी की मतदाता सूची से नाम कट गया, ये हमको पहले से पता था कि कट जाएगा, क्योंकि हमने मतगणना पर पत्र नहीं भरा। हमारे घर के लोगों ने हमसे पूछा और हमने कहा कि नहीं, भरने की जरूरत नहीं है। हम 30 साल से दिल्ली में, हमने आज तक वोट नहीं दिया, दिल्ली आने के बाद मोतिहारी में वोट नहीं दिया कभी, लेकिन वहां नाम चल रहा था। अब वो नाम कट गया, हमको पहले से पता था कि नाम कट जाएगा। तो ऐसे ही जिनका नाम कटा है उनको पता चल गया है, जो लोग बाहर हैं उनको पता चल गया कि उनका नाम कट गया, और जिन लोगों के परिजन मृत हो चुके हैं उनको भी पता चल गया है कि नाम कट गया। उसमें कुछ जरूर गड़बड़ी हुई है, जिसमें जीवित लोग हैं उनका नाम भी कट गया है, या कुछ मृत लोग हैं उनका नाम रह गया है। तो इस एक महीने में उसी को का ही नाम रह गया। हाँ, रह गया है। वही तो, उसी को ठीक करने की कोशिश अभी चल रही है। 1 महीने का समय है, उसको ठीक कर देना। अगर ऐसा है तो ठीक कर दीजिए, नहीं तो चुनाव आयोग अपना बीएलओ के थ्रू ठीक कराएगा। अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती तो एक आंदोलन इसमें हुआ रहता। और एक और बहुत दिलचस्प बात है ज्ञानेश्वर जी, जो एक बहुत डिटेल स्टडी एसआईआर पर जो दिल्ली के अखबारों में जो सबसे अच्छा कवरेज है वो द हिंदू अखबार का है, वो लगातार कवर कर रहा है हिंदू अखबार। उसने एक पूरी रिपोर्ट छापी कि बिहार में महिलाओं के वोट ज्यादा कटे। अब आप सोचिए, ये इतनी बड़ी बात है, महिलाओं का वोट तो नीतीश कुमार का वोट है, तो फिर नीतीश कुमार का वोटर कैसे कट गया इतनी बड़ी संख्या में। और दूसरी बात, उसने उस रिपोर्ट में कहा है ज्ञानेश्वर जी कि जो स्टेट के अंदर का पलायन है, राज्य के भीतर का जो पलायन है बिहार में, वो पुरुषों में 36% है। मतलब 36% पुरुष ऐसे हैं जो अपने गृह जिले से बाहर रहते हैं, किसी दूसरे जिले में काम करते हैं, नौकरी करते हैं और या बिजनेस करते हैं, वहां रहते हैं। 36% पलायन पुरुषों का और सिर्फ 7% पलायन महिलाओं का है। इसके बावजूद महिलाओं की मृत्यु दर दोनों की लगभग बराबर है, इसके बावजूद सब ज्यादा महिलाओं के वोट कट गए। तो इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई प्लान करके कि इनके वोटर का नाम काटना है, इनका रहने देना है, वो नहीं हुआ है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के आप कितना बड़ा मुद्दा बना सकते हैं बिहार में, ये नहीं कहा जा सकता। हमको इसके बड़ा मुद्दा बन जाने पर संदेह है। लेकिन अगर इस बहाने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में वो तमाम मुद्दे उठाते हैं, आप जिस रास्ते गुजर रहे हैं, वहां के लोगों के जो मुद्दे हैं, बिहार के तो लोगों के, बिहार में तो कदम कदम पर मुद्दा है। अगर आप ये मुद्दा उठाते हैं, देखिए राहुल गांधी को या उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उनके जो सलाहकार लोग हैं, इस बात से नहीं घबराना चाहिए है कि प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा चुके हैं हम कैसे उठाएं। हमको प्रशांत किशोर का पिछलग्गू कहा जाएगा, आपको पिछलग्गू कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, लोग प्रशांत किशोर के कहेंगे कि भाई हम जो मुद्दा उठा रहे हैं उसी मुद्दे पर कांग्रेस आ गई। लेकिन इससे कैसे, इस बहाने, इसकी वजह से आप छोड़ देंगे वो मुद्दा। भाई आज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, मतलब बीजेपी जेडीयू ने जो तेजस्वी यादव कह रहे थे वो सब कर दिया, तो इसे क्या हो गया, क्रेडिट तो मिला नहीं इनको। इस डर से कहते कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, तब तो पिछड़ जाते। तमाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर के, सबकी पेंशन बढ़ाने से लेकर के, नौकरी देने तक और बिजली फ्री करने तक सब काम तो नीतीश कुमार कर दिए। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा कट एंड पेस्ट सरकार है, हम जो कह रहे हैं सो कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली क्रेडिट तो नीतीश कुमार की सरकार को ही मिल रहा है ना इसका। जो आपने भी कहा कि लोगों के खाते में पैसे आने लगे तो लोगों का मूड बदलने लगा, मन बदलने लगा कि अब खाते में पैसे आ रहे हैं, बिजली फ्री मिल रही है, तो यही ठीक है। तो अगर पिछलग्गू बनने के डर से राहुल गांधी इस बात में, उनको लोग समझा रहे हैं ये बात कि भाई कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर का मुद्दा आप उठा रहे हैं। भाई ये प्रशांत किशोर का मुद्दा नहीं है, ये बिहार का मुद्दा है। प्रशांत किशोर ने उठाया इस मुद्दे को, मुद्दा तो बिहार का है। मुद्दा तो ये है, पैसे पहुंचने का मुद्दा ये है कि जो मेरे घर में सेवक है
वह अपने पिता को हर महीने 12 से 15 तारीख के बीच में कुछ पैसे भेजता है, मुझसे लेता है और भेजता है। इस बार उसने पैसे मांगे नहीं, मैं भी भूल गया। मैंने कल उससे पूछा, तुमने पैसे भेजे नहीं पिताजी को? उसने कहा कि नहीं नहीं, 2 दिन के बाद भेजेंगे। वो नीतीश जी जो भेजे वो पैसा खाता में पहुंच गया। बताइए। हाँ, तो ठीक ये है, तो बात ये भी तो है। भाई हाँ है, तो अब ये कैसे नहीं उसके मतदान व्यवहार को ये बात प्रभावित करेगी? कोई भी समझदार आदमी बिल्कुल इस बात से कैसे इनकार बिल्कुल। कर सकता है कि यह बात उसके मतदान व्यवहार को प्रभावित करेगी? अगर वो पहले नाराज हो रहा था किसी बात से, तो अब तो उसकी नाराजगी खत्म हो गई। जो हार्डकोर विरोधी है जी। उसको छोड़ दीजिए ज्ञानेश्वर जी। हम्म। देखिए, मुसलमान इस देश में चाहे किसान सम्मान निधि का हो या 5 किलो अनाज का हो या आयुष्मान भारत का हो, सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है, अपनी आबादी के अनुपात में लाभ ले रहा है वो भी, लेकिन वोट नहीं देता है बीजेपी बिल्कुल। को। तो वोट नहीं हम्म। देते। वैसा हार्डकोर जो बीजेपी विरोधी है, नीतीश विरोधी है, या हार्डकोर आरजेडी समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है, उसके खाते में पैसे आएंगे, उसका मतदान व्यवहार नहीं बदलेगा। लेकिन जो जी। लोग एनडीए के समर्थक रहे हैं और किसी वजह से नाराज थे, किसी वजह से उनमें उनके अंदर थोड़ी थकान और ऊब हो गई थी, वोटर फटीक जिसको बोलते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो इसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो तो फिर वापस लौट जी। जाएगा अपने खेमे में जहां से था वो। तो बिल्कुल। अगर ये नीतीश कुमार नहीं करते कि तेजस्वी कह रहे हैं हम कैसे करें, इसका क्रेडिट उनको मिलेगा, तब तो मात खा जाते। लेकिन किया। उसी तरह से प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने में राहुल गांधी को बिल्कुल हिचक नहीं दिखानी चाहिए, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जी। लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर का मुद्दा है, लेकिन आप भी उठाइए, ये बिहार का मुद्दा है। पलायन का मुद्दा कोई प्रशांत किशोर का थोड़े मुद्दा है। पलायन तो बिहार का मुद्दा है। बिहार का आदमी पलायन बिल्कुल। कर रहा है, बिहार के लोग बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए। तो आप ये मुद्दा उठाइए। राहुल गांधी अगर पलायन का मुद्दा उठाते हैं ज्ञानेश्वर जी, गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, लोगों की आमदनी का आय का मुद्दा उठाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हर पैमाने पर बिहार सबसे पिछड़ा है, 20 साल से उस प्रदेश में एक ही सरकार है। अगर ये मुद्दा उठाते हैं, लोगों को ये मुद्दे अपील करेंगे, ये उनके जीवन से जुड़े मुद्दे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं अजीत जी कि आप प्रशांत किशोर के मुद्दों को छोड़ दीजिए, जिन बातों को लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं उसकी वकालत भी तो बिल्कुल। कीजिए। हाँ, उसकी 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 भी वकालत करिए कीजिए। वकालत। हाँ, हाँ उसकी भी हाँ। वकालत करिए। लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी की तेजस्वी यादव भी अब मतलब वोट अधिकार और एसआईआर, वोट कट गया, इसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो उन्होंने भी जी अपराध की बिल्कुल। बात बंद कर दी। उन्होंने वो भी अब कहाँ अपराध की बात कर रहे हैं, वो भी कहाँ अब डीके टैक्स की बात कर रहे हैं। वो भी मुद्दे जो है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी लग रहा है कि यही बड़ा मुद्दा हो गया भाई। असल जो मुद्दे उन्होंने वैचारिक रूप से जोगिंदर यादव और मनोज झा बिल्कुल करीब है ना। बिल्कुल करीब है, यही वही हमको दिख रहा है। ये आपने ठीक याद जी दिलाया कि भाई वो लोग बहुत बिल्कुल। करीब है। और जी। उन लोगों को लग रहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा है। लेकिन बिहार के लोगों को क्या अपील करेगा? देखिए, अगर अगर 7 करोड़ 24 लाख आदमी का नाम ज्ञानेश्वर जी वोटर लिस्ट में है, तो फिर वो क्यों एसआईआर से प्रभावित होगा? वो तो कहेगा कि हमारा नाम तो है, बिल्कुल। हमारे परिवार का भी है, सब आदमी का है, तो क्यों प्रभावित होगा वो? नाम जी नहीं होता, अगर अगर नाम उसका नहीं होता और बहुत ज्यादा लोगों के नाम नाजायज तरीके से कट गए होते, तो लोग आंदोलित होते। अब सबका नाम तो है ही भाई। 7 करोड़ 24 लाख बिल्कुल। के नाम है, और चुनाव आयोग ने कहा कि 6.5 करोड़ व्यक्ति को तो कोई दस्तावेज देना ही नहीं है, क्योंकि उसका या उसके पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल था। तो उससे तो हम कोई सबूत ही नहीं मांग रहे हैं। जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो 6.5 करोड़ से ज्यादा ऊपर के जो लोग थे उनसे मांग रहे हैं, मतलब करीब 1.5 करोड़ लोगों से मांग रहे हैं। तो इसमें तो कोई अफरा बिल्कुल। तफरी नहीं है। तो अगर नाम नहीं कटा है तो उस पर इसका असर नहीं होगा। लेकिन नाम नहीं कटने से, दस्तावेज मांगे जाने से, नागरिकता संदिग्ध होने से, अगर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बंद हो जाएंगी, उसका पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ये बात लोगों को अपील करेगी। उसके अलावा अगर आपकी सरकार आती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उनकी बेहतरी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप कौन सा मॉडल लेके आएंगे? जैसे जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लेकर के आए और उस मॉडल पर 2014 में चुनाव जीत गए। भारत कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? आपके पास कोई तेलंगाना का मुद्दा है? तेलंगाना का मॉडल है, कर्नाटक का मॉडल है, राजस्थान का मॉडल है। आप लेके जाइए बिहार में, बताइए लोगों को कि ये मॉडल है, हमें लागू करेंगे। और आप बताइए ना बिहार के लोगों को, देखिए महाराष्ट्र में कैसे पैसा दिया जा रहा था चुनाव के पहले और हाँ, कैसे पैसा नहीं रोक दिया दिया। जा रहा है चुनाव के बाद। आप बताइए ना कि दिल्ली में कैसे ऐलान किया गया और बाद में अब तक 8 अप्रैल को ही मिलना था और अब तक शुरू नहीं हुआ। बिहार की जनता कम पढ़ी लिखी है लेकिन राजनीतिक रूप से अधिक समझदार है। तो बिहार की जनता से बिहार की भाषा में आपको बातचीत करनी होगी। बिहार की, हाँ बिल्कुल, बिहार की भाषा में बोलिए और बात करिए। और बिहार के लोग जो सुनना समझना चाहते हैं, जो उनको जागृत कर दिया है प्रशांत किशोर ने बदलाव के लिए और अपने हितों के लिए, अपने हक के लिए, आप उसकी बात करिए। हाँ ये हाँ, निश्चित देखिए रूप। आप देखिए अमित शाह आए तो उन्होंने क्या कहा।
वो हाँ, समझते हैं कि बिहार मेरा, मैं बनिए का बेटा हूं और पाई हाँ, पाई का हिसाब लेकर आया हूं। हाँ, तो हाँ। आपको भी पाई पाई का हिसाब सरकार का करना होगा कि सरकार की नाकामी यहां है। मैं इंदिरा गांधी का हूं, राजीव गांधी का हूं, जवाहरलाल नेहरू के परिवार का हूं, तो आपको भी उसी लहजे में, उसी जवाब में चुनौती देनी होगी। बिल्कुल चुनौती देनी होगी। अपने पुराने लोग हैं उनको भी जागृत करने के लिए, उनका भी मनोबल बिल्कुल। बढ़ाने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए सरकार के खिलाफ। देखिए, जब आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए उसको बढ़ाने की, उसको बड़ा करने की। बिल्कुल। जब बिल्कुल। तक आप एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नहीं करेंगे, लोगों में गुस्सा नहीं होगा, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता। देखिए, सत्ता जी। परिवर्तन इन दिनों बहुत मुश्किल हो गया है ज्ञानेश्वर जी। इस पर हम लोग किसी अलग से कभी बात करने की जरूरत है कि सत्ता परिवर्तन, नीतीश कुमार, लालू यादव की सत्ता भी 15 साल में चली गई थी, फिर भी 15 साल चली थी। 90 के पहले का आप देखिए सरकारें कैसे बदल जाती थी, एकदम चुटकियों में, हर 5 साल पर सरकारें बदलती थी। अब ट्रेंड हो गया है कि जहां 5 साल पर बदलाव होता था वहां भी नहीं हो रहा है। केरल में भी 5 साल पर, हर साल 5 साल पर सत्ता बदलती थी, नहीं बदली, लगातार 2 बार से कम्युनिस्ट पार्टी जीती। उत्तराखंड में जी। सत्ता बदलती थी, 5 साल में नहीं बदली। पंजाब में लगातार 10 साल रह गई अकाली दल की सरकार, नहीं बदली। झारखंड तो देख आज लीजिए, झारखंड देख लीजिए। झारखंड में देखिए कंटिन्यू हो गई सरकार, 5 साल रहने के बाद बिल्कुल। कंटिन्यू हो गई सरकार, जबकि उसके हाँ, पहले नहीं कंटिन्यू होती थी। योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, लेकिन फिर भी लगातार फिर से बन गए। जीत गए, बिल्कुल अगड़ी जाति हाँ। के हैं और वहां चुनाव उनकी नेतृत्व में जीत गई। तो ये सत्ता परिवर्तन आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। जो सरकार में रह रहा है उसके पास इतने साधन हैं, इतने तरीके हैं लोगों को खुश करने के, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के, कि सरकारें नहीं बदल रही हैं। बहुत बिल्कुल। रेयर ही सरकार बदल रही, बहुत ही अलोकप्रिय कोई सरकार हो जाए तभी बदलती है। तो नीतीश कुमार की उतनी अलोकप्रियता तो नहीं दिख रही है। उनकी सेहत को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के थोड़ी चर्चा है, थोड़ी निराशा है, नाराजगी, गुस्सा नहीं है। आपको पैदा जी। करना है, नाराजगी पैदा करनी है, आपको गुस्सा बढ़ाना है लोगों का, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बिहार सबसे नीचे क्यों है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं बार बार, उस मुद्दे पर आपको लोगों को जागृत करना है, लोगों में गुस्सा पैदा करना है। तो राहुल गांधी ने, ये अच्छी बात है कि महागठबंधन ने यात्रा की शुरुआत की सासाराम से, जी। इसलिए क्योंकि वो इलाका इनका फोर्टे है, इनका किला है, होल्ड है उनका। लगातार 2 चुनावों से हम लोग देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में एनडीए को वहां करारी शिकस्त मिली है। 9 में से 7 एमपी उस इलाके से आते हैं महागठबंधन के। तो आप उस इलाके जी। में करेंगे, वहां से आपकी यात्रा निकलेगी, आप कुटुंबा जाएंगे, आप औरंगाबाद जाएंगे, आप उस पूरे इलाके से निकलेंगे, उसके बाद आप पूर्वांचल जाएंगे, सीमांचल जी। जाएंगे, जहां से आपके बाकी 2 एमपी आते हैं, किशनगंज और कटिहार से। तो आप उस इलाके में जाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि यात्रा के पहले चरण में आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग इलाका है उसको आप कवर करने जा रहे हैं। वहां आपका अलायंस और सीमेंटेड होना चाहिए। उस इलाके में कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी और लेफ्ट की मजबूत ताकत है, वो सीमेंटेड हो जाए, आपके कार्यकर्ताओं में एकजुटता बन जाए और आप जो बिहार के मुद्दे हैं उनको उभार करके ले आते हैं, तो एक बड़ी सफलता होगी। नहीं तो यात्राओं का क्या है, वो तो चुनाव के समय होती रहती है, हो करके फिर चली जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। और ये भी देखना होगा, देखिए इस पर तो हम लोग विस्तार से और भी बातचीत करेंगे कि 1 सितंबर जब गांधी मैदान में रैली होगी, इसके रैली पहले होगी, भी तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान होता है कि नहीं होता है। नहीं तो होता। कल, हाँ, हाँ हाँ, कल यात्रा का प्रारंभ होगा और कोशिश करेंगे हम लोग, कल रविवार का दिन है, फिर भी बिल्कुल। हाजिर हों अपने दर्शकों के सामने, ताकि बता सकें कि पहले दिन का फलाफल क्या है। तो आप देखते जी, जी। रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।